जय हिंद। मैं संजय सिंह आप सभी को आप सबके यूट्यूब चैनल संजय ऑनलाइन स्टडी जोन पर स्वागत करता हूं। यह दक्षिण भारत का चोल वंश, चालुक्य, पल्लव एवं संगम युग से अध्यायवार अध्याय से संबंधित मैं इस वीडियो में प्रश्न लाया हूं। यदि आप लोग को अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इससे पीछे भी प्राचीन भारत के कुछ वीडियो बनाकर डाले हुए हैं। तकरीबन 11th वीडियो है, वो भी जाकर देख सकते हैं और उसका भी लाभ उठा सकते हैं। और संविधान की पूरी वीडियो प्लेलिस्ट में शामिल है, उसे भी देख कर लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दक्षिण भारत से जो प्रश्न पूछे गए हैं सभी प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रीवियस ईयर प्रश्न हैं। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई? 9वीं शताब्दी ईस्वी में किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? चोल साम्राज्य की नींव किसने डाला था 9वीं शताब्दी में? कृष्ण प्रथम ने, राज चोल ने, या विज्यालय ने, या प्रांतक ने? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, विज्यालय ने। 9वीं शताब्दी ईस्वी में निम्नलिखित में से विज्यालय ने चोल साम्राज्य की नींव डाली थी। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस नदी परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशाल नंदी मूर्ति माना जाता है? तो भारी भरकम नंदी की मूर्ति है और उसमें क्या है, उसमें विशाल नंदी की मूर्ति मानी जाती है। भारत की सबसे बड़ा नंदी की मूर्ति है। तो कौन सा मंदिर में है? ऑप्शन नंबर ए में बृहदेश्वर मंदिर में, लिंगराज मंदिर में, कंदरिया महादेव में, या लेपाक्षी मंदिर में? यदि हम देखें बृहदेश्वर मंदिर ऑप्शन इसमें से सही आंसर होगा। बृहदेश्वर मंदिर में नंदी की मूर्ति भारत की सबसे विशालतम मूर्तियों में से एक है। और चोल स्थापत्य कला के उत्कृष्ट नमूना तंजौर के शैव मंदिर जो राजराजेश्वर या बृहदेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहते हैं। कहाँ स्थित है? तंजौर में स्थित है। ये बृहदेश्वर मंदिर है जो तंजौर में स्थित है। ठीक है। और इसमें इसका नाम और क्या है? राजराजेश्वर या बृहदेश्वर इसका नाम रखा गया है। और इसका निर्माण राजराज प्रथम ने करवाया था। राजराज प्रथम ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था, इसलिए इसका नाम राजराजेश्वर मंदिर भी रखा गया है। इसमें नंदी की विशाल मूर्ति है, भारत की सबसे बड़ी मूर्ति नंदी की है इस मंदिर में, बृहदेश्वर मंदिर में। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 में कह रहा है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर आ गया कहाँ है? तो तंजौर में है। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर निर्मित हुआ था शासन काल में चोल सम्राट कौन थे? जब तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया था उस समय चोल साम्राज्य कौन था? तो अभी जस्ट हमने बताया, ऑप्शन नंबर बी राजराज प्रथम थे। राजराज प्रथम, चोल शासक राजराज प्रथम के समय में तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर की मूर्ति का निर्माण करवाया गया। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 की ओर। 4 में कहा जा रहा है चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? चोलों का राज्य किस क्षेत्र में फैला था? विजयनगर, मालाबार तट, होयसल तट, कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में? तो चोलों का राज्य कोरोमंडल तट, दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। चोल साम्राज्य कोरोमंडल तट और दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ, दक्कन के कुछ भागों में फैला हुआ था। कृष्णा तथा तुंगभद्रा नदियों से लेकर के कुमारी अंतरिप तक का विस्तार भूभाग प्राचीन काल में तमिल प्रदेश का निर्माण करता था। इसमें कोरोमंडल तथा तट तथा दक्कन के कुछ भाग यथा यूरेयूर, कावेरीपट्टनम, तंजावुर आदि चोलों के अधिकार में थे। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। कहां से कहां? कृष्णा नदी से तुंगभद्रा नदी तक ये चोलों का साम्राज्य फैला हुआ था, कोरोमंडल तट दक्कन के कुछ भाग में। आंसर डी मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर। चोलों की राजधानी क्या थी? चोलों की राजधानी कौन सी थी? कावेरीपत्तनम, महाबलीपुरम, कांची या तंजौर? चोलों की राजधानी तंजौर थी। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। प्रश्न विकल्पों में चोलों की राजधानी तंजौर है। इसके अतिरिक्त चोल की राजधानी गंगैकोंड चोल भी बना गया था। गंगैचोलपुरम भी चोल की राजधानी थी और संगम काल में चोलों की राजधानी उदयपुर थी। तो इसमें आंसर क्या होगा? तंजौर। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। प्रश्न नंबर 6 की ओर। निम्नलिखित में से कौन चोल प्रशासन की विशेषता थी? चोल प्रशासन की विशेषता साम्राज्य का मंडल में विभाजन, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता,
तो ऑप्शन नंबर इसमें आंसर क्या होगा, ग्राम प्रशासन की स्वायत्ता, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की ओर। चोल युग प्रसिद्ध था निम्न के लिए। चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था, धार्मिक विकास के लिए, ग्रामीण सभाएं के लिए, राष्ट्रकूटों के युद्ध के लिए, लंका से व्यापार के लिए। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। चोल विजय था जो ग्रामीण साम्राज्य के लिए, चोल युग ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न, किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। तो किस दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था, चेर में, चालुक्य में, चोल में, बतापी में। तो ऑप्शन नंबर सी चोल में था। चोल में दक्षिण भारतीय राज्य में उत्तम ग्राम शासन था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। 9 में कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश था। कुशल ग्रामीण प्रशासन के लिए प्रसिद्ध राजवंश कौन था, तो वो चोल था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। चोल चोल शासकों के अंदर कुशल ग्रामीण प्रशासन प्रसिद्ध था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं प्रश्न नंबर 10 में चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन का बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में हैं वे कहाँ है। चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेख में है वो वे कहाँ है, तंजावुर में, उरैयूर में, कांचीपुरम में, उत्तर मेरू में। तो ऑप्शन नंबर ए डी मेरा सही आंसर होगा, उत्तर मेरू में। करा चोलों के, ऑप्शन नंबर डी, चोलों के अधीन ग्राम प्रशासन के बहुत से ब्यौरे जिन शिलालेखों में हैं वो वे कहाँ स्थित है, उत्तर मेरू में स्थित है। चोल के अधीन ग्राम प्रशासन में ग्राम सभा के कार्यकारिणी समिति के कार्यकारिणी की विस्तृत विवरण हमें उत्तर मेरू से प्राप्त होता है। कहाँ से, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, उत्तर मेरू अभिलेख से प्राप्त होता है। उत्तर मेरू अभिलेख से चोलों के ग्राम सभा के बारे में प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं डी, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 11th में चोल शासकों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सा वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य देखता था। वरियम उद्यान प्रशासन का कार्य कौन देखता था। 4 ऑप्शन है, पान वरियम, एरीर वरियम, टोड वरियम या शगवत्सर वरियम। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, टोड वरियम। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है, टोड वरियम देखता था। किसका प्रशासन, चोल शासक के शासन काल में जो वरियम उद्यान था, वरियम उद्यान प्रशासक का कार्य देखता था। तो वरियम उद्यान का जो प्रशासन का काम देखता था उसे टोड वरियम कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होता है। ठीक है, इसी प्रकार गांव की गतिविधियों को देखरेख करने वाला व्यक्ति को वरियम कहा जाता था, और उद्यान की वरियम को देखता था उसको टोड वरियम कहा जाता था। और संवत्सर वरियम वार्षिक समिति को कहा जाता था। एरी वरियम तालाब समिति को कहा जाता था। और पोन वरियम स्वर्ण समिति को देखने वाले को पोन वरियम कहा जाता था। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, पान वरियम मतलब समझ में आया कौन है, पान वरियम या पोन वरियम। पोन वरियम, पोन वरियम हो गया जो पोन वरियम स्वर्ण समिति को देखने वाला, एरी वरियम तालाब समिति को देखने वाला एरी वरियम, और सवत्सर वरियम किसको बोलते थे, तो वार्षिक समिति को सवत्सर वरियम बोलते थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 12th में कहा जा रहा है कि चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत पर प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। चोलों ने पांड्य तथा चेर शासकों को पराजित कर प्रायद्वीपीय भारत का प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया। सही है, तो ये सही है, प्रारंभिक मध्यकालीन समय में अपना प्रभुत्व स्थापित किया, ये सही है। और कथन एक सही है। कथन 2 में कह रहा है चोलों ने दक्षिण पूर्वी एशिया के शैलेंद्र साम्राज्य के विरुद्ध सैन्य चढ़ाई की तथा कुछ क्षेत्र में को जीत लिया। जो चोलों के ने जो दक्षिण पूर्वी एशिया में शैलेंद्र शासक थे उसके कुछ क्षेत्रों को जीत करके अपने क्षेत्र में मिला लिया, कहने का मतलब ये है। तो ऑप्शन नंबर बी भी सही है, 2 भी सही है, 1 भी सही है, 2 भी सही है। तो इस प्रकार 1 और 2 दोनों सही है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 13 की ओर। 13 की ओर, प्रश्न नंबर 13 में कहा जा रहा है चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवकृत प्रायः। देवकृत प्रायः क्या है, चोल काल में निर्मित नटराज के कांस्य प्रतिमाओं में देवकृत कृति प्रायः है अष्टभुजाकार, षष्ठभुजाकार, चतुर्भुज या द्विभुज। तो देव कीर्ति है कांस्य प्रतिमाओं, नटराज की देव की कांस्य प्रतिमाओं किस आकार में है, तो चतुर्भुज आकार में है नटराज की प्रतिमाओं। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 14 की ओर। 14 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किसको दक्षिण भारत के विशेषकर
चोल युग के स्थापत्यों को विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा रचना माना जाता है। तो चोल युग के कौन से स्थापत्य को विश्व में श्रेष्ठतम प्रतिमा की रचना माना जाता है? तो वो कौन सी प्रतिमा है? महर्षि सूर्यमर्दिनी की, नटराज की, राम की या सोमस्कंद की? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, नटराज की प्रतिमा को माना जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 15 की ओर। 15 में कहा जा रहा है चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात हुई है। चोल शासकों के समय में बनी हुई प्रतिमाओं में सबसे अधिक विख्यात कौन सी प्रतिमा है? तो नटराज की शिव की कांसे की मूर्ति, नटराज शिव की कांसे की प्रतिमाएं। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 16 की ओर। 16 में नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? नटराज की प्रसिद्ध कांस्य की मूर्ति किस कला का उदाहरण है? चोल काल की, गंधार की, गुप्त काल की या मौर्य कला की? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, चोल कला की। ऑप्शन नंबर ए सही है, चोल कला का प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति है नटराज की। तो ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें किस रूप में प्रदर्शित करती है? शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। किस रूप में? शिक्षक के रूप में। शिव की दक्षिणामूर्ति प्रतिमा उन्हें गुरु यानी शिक्षक के रूप में प्रदर्शित करती है। इस रूप में शिव अपने भक्तों को सभी प्रकार का ज्ञान प्रदान करते हुए माने गए हैं। इस रूप में शिव की दक्षिण दिशा में मुख किए हुए प्रतिमा का स्थापित किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 18 की ओर। 18 में कहा जा रहा है 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? क्वेश्चन कर रहा है कि चीन 72 व्यापारी भेजे गए थे, वो किसके कार्यकाल में गए थे? कुलोतुंग प्रथम के, राजेंद्र प्रथम के, राजराज प्रथम या राजाधिराज के? तो ऑप्शन नंबर ए कुलोतुंग प्रथम के समय में, कुलोतुंग फर्स्ट के समय में चीन के कुलोतुंग फर्स्ट के समय में शासनकाल में 1077 ईस्वी में 72 सौदागरों को यानी व्यापारियों को एक चोल दूत मंडल चीन भेजा गया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, कुलोतुंग प्रथम थे उस समय। 19 नंबर प्रश्न में 19 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौ सैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो नौ सैनिक के लिए प्रसिद्ध था और ग्रामीण सभ्यता के लिए भी प्रसिद्ध था। वो कौन सी शासक था? चोल, चेर, पल्लव, राष्ट्रकूट? ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, चोल शासक था वो। चोल था जो दक्षिण भारत के लिए राजवंश में अपनी नैतिक नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था, वो चोल था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 20 की ओर। 20 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से 20 नंबर प्रश्न में निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासक अपने राज शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिए जाते थे? कौन सा राजवंश ऐसा था जो अपने शासनकाल में ही उत्तराधिकारी घोषित कर दिए जाते थे? तो वो कौन सा राजवंश था? ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, चोल राजवंश थे। चोलों ने एक ऐसी नीति अपनाई थी कि अपना युवराज अपने जीवन काल में ही चुन लिया करते थे और वही उसका उत्तराधिकारी बनता था। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 21। निम्नलिखित चोल शासकों में किसने बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप प्रदान कर दिया? यह कौन था? कौन सा शासक था जो बंगाल की खाड़ी को चोल झील का नाम दे दिया उसे? वो कौन सा शासक था? राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, अधिराज या कुलोतुंग प्रथम? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, राजेंद्र प्रथम था। कौन था? राजेंद्र प्रथम। राजेंद्र प्रथम था जो चोल शासकों के बंगाल की खाड़ी में चोल झील का स्वरूप दिया था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 22 में गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना किसने की थी? गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना, चार ऑप्शन है, राजराज प्रथम, राजाधिराज, राजेंद्र प्रथम या विजयादित्य? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, गंगई चोलपुरम की स्थापना किसने किया था? राजराज प्रथम ने किया था। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 23 में निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता था? बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय कौन सा चोल शासक को? तो चोल गंगम नामक बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय वो कौन सा चोल शासक था? राजेंद्र प्रथम था, राजराज प्रथम, राजाधिराज और राजराज द्वितीय? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, राजेंद्र प्रथम था।
निम्नलिखित में से किस चोल शासक को चोल गंगम नामक बृहद बृहद कृत्रिम झील बनवाने का श्रेय दिया जाता था? तो बृहद कृत्रिम झील बनाने का श्रेय राजेंद्र प्रथम को दिया जाता था। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, राजेंद्र प्रथम को। प्रश्न नंबर 24, किस चोल राजा ने जल सेना प्रारंभ की थी? जल सेना प्रारंभ करने वाला कौन चोल शासक था? राजेंद्र प्रथम था, प्रातंग प्रथम था, राजराज प्रथम था, या राजाधिराज द्वितीय था? राजराज द्वितीय था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, राजराज प्रथम था। राजराज प्रथम था चोल शासक जो जल सेना प्रारंभ करने वाला पहला था। और साम्राज्य का महत्ता का वास्तविक संस्थापक प्रातंग द्वितीय था। चोल साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक सुंदर चोल, जिसे सुंदर चोल के भी नाम से जाना जाता प्रातंग प्रथम को। और प्रातंग प्रथम का पुत्र अरिमोलिक था, जो 1985 में राजराज प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा। विजेता के साथ साथ कुशल प्रशासक एवं महान निर्माता भी था। और वह प्रथम राजराज प्रथम ने एक अस्थायी सेना तथा विशाल नौसेना का गठन किया। उसने समस्त भूमि का नाप भी करवाई थी। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 25 की ओर। 25 में कहा गया चोल शासक का नाम बताइए जिसने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करने वाला कौन था? श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त करने वाला राजराज प्रथम था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। राजराज प्रथम था वो चोल शासक जो श्रीलंका के उत्तरी भाग पर विजय प्राप्त की थी। सिंहल प्रदेश जिसे कहते हैं, आक्रमण करके उत्तरी सिंहल की ओर जीत कर राज्य में मिला लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। राजराज प्रथम ने, और उसका नाम अनुराधापुर रखा था। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 26 में कहा जा रहा है चोल राजाओं के में किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? तो चोल राजाओं ने किस एक में, सिलोन किसे बोलते हैं? तो श्रीलंका को ही सिलोन कहते हैं। वो श्रीलंका के उत्तरी भाग में जीतने वाला कौन था? राजराज प्रथम था। लेकिन चोल राजा ने किस एक ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था? आदित्य प्रथम ने, राजराज प्रथम ने, राजेंद्र प्रथम ने, या पिंचाले ने? तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। राजेंद्र प्रथम ने सिलोन पर विजय प्राप्त किया था। यानी श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला कौन था? राजेंद्र प्रथम था। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 27 में कहा जा रहा है वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका के पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंहल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? वो कौन सा था? कुलोत्तुंग प्रथम था, राजेंद्र प्रथम था, अधिराजेंद्र था, या राजा अधिराज था? वो कौन सा शासक था? तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। कुलोत्तुंग प्रथम था जो अपने श्रीलंका के राजकुमार सिंहल राजकुमार के साथ पुत्री का विवाह किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 8 की ओर। भारत के इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित युग पर विचार कीजिए। एरीपति, एरीपति भूमि यानी जिससे मिलने वाला राजस्व अलग से ग्राम जलाशय, अभी जस्ट हमने ही पढ़ा था जलाशय के बारे में। तो एरी एरी वल्लम जो था वो तालाबों को, तालाब देखने वाला समिति हुआ करता था, तो रख रखाव के लिए निर्धारित करते थे। ये बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। दूसरा कथन देखते हैं। दूसरा मैचिंग में क्या है, क्या ये सही मिला हुआ है? इसे चेक करना है। तनयूर एक एकल ब्राह्मण अथवा एक ब्राह्मण समूह को वान में दिए गए, दान में दिए गए ग्राम था। गलत, तनयूर दान में दिया गया नहीं था। उसके बाद सी में 3 में घटिका प्रायः मंदिरों के साथ संवर्ध विद्यालय था। तो ये सही है। इस प्रकार 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। प्रश्न नंबर 29 में कहा जा रहा है, 29 में क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? विदेशी व्यापार से संबंधित श्रेणी, नगरम, नान देशी, या मम्मी ग्रामम? तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों सही आंसर होगा। विदेशी व्यापार से संबंधित कौन था? एक नान देश था और एक मम्मी ग्रामम था, विदेशी संगठनों से संबंधित था। श्रेणी क्या होता है? तो एक ही प्रकार से श्रेणी उसको कहते हैं जो एक ही प्रकार के व्यवसाय करने वाले लोग की एक समिति होती है, उसे श्रेणी कहा जाता है। मान लिया जाए कोई कपड़ा बेच रहा, तो सभी लोग उस कपड़ा बेच रहे हो, उसकी एक समिति होती है, उसे श्रेणी कहा जाता है। नगरम, नगरम किसे कहते हैं? नगरम होता है व्यापारियों के स्थानीय संगठन को नगरम कहा जाता था। जो व्यापारी होते थे उनके स्थानीय संगठन हुआ करता था, उसे क्या कहते थे? नगरम कहा जाता था, उसे नगरम कहा जाता था। तो नगरम का मतलब समझ गए हम लोग। उसके बाद नगरम के बाद क्या आता है? नान देशी।
नान देसी या मम्मी ग्रामम, ये दोनों के बारे में देखें तो नान देसी और मम्मी ग्रामम है जो विदेशी व्यापार के लिए एक संगठन हुआ करता था। ठीक है, और व्यापारी संघ में एक मम्मी ग्रामन हुआ करते थे, नान देसी या वेलेगल, वलंजियर, ईदगैग आदि। ये सभी क्या होते थे, विदेशी व्यापार के लिए व्यापारी संबंधित हुआ करते थे। इसमें से नान देश मम्मी ग्रामम और नान देसी अपने उद्यम के लिए पूरे विश्व में विख्यात थे। और भी विदेशी व्यापारी थे सम, लेकिन नान देसी और मम्मी ग्रामन पूरे विश्व में विख्यात थे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी एंड डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न 30, प्रश्न नंबर 30 में चलते हैं। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था? कल्याण को कहां से? बेंगी से जोड़ता था। प्राचीन भारत का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण व्यापार केंद्र था? उस व्यापार केंद्र का नाम बताना है हमें। उस व्यापार मार्ग पर था जो कल्याण को बेंगी से जोड़ता था। तग्गर, श्रीपुर, त्रिपुर या डी में कह रहा ताम्रलिप्त। तो ऑप्शन इसमें मेरा आंसर होगा तग्गर। तग्गर प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। वह कल्याण तथा बेंगी के मध्य स्थित था। तग्गर, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 31 की ओर। 31 में कहा जा रहा है, प्रश्न नंबर 31 में चालुक्य वंश का सबसे महान शासक कौन था? चालुक्य वंश का सबसे महान शासक पुलकेशिन द्वितीय था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। पुलकेशिन द्वितीय जो बदामी के चालुक्य के प्रसिद्ध शासक थे, पुलकेशिन द्वितीय। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। और नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 32 में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से किस वंश द्वारा प्रायः महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे? महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद प्रदान किए जाते थे। किस वंश, कौन सा वंश था जो महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिया करते थे? चोल वंश, चालुक्य वंश, पाल वंश या सेन वंश? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, चोल वंश। चोल वंश वैसा वंश था जो महिलाओं को प्रशासन में उच्च पद दिया करते थे। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की चलते हैं, प्रश्न नंबर 33 में कहा चालुक्यों की राजधानी कहाँ थी? बहुत अच्छा प्रश्न है। चालुक्य की राजधानी बतापी थी, श्रावस्ती थी, कांची थी या कन्नौज थी? तो चालुक्यों की राजधानी बीजापुर जो कर्नाटक में पड़ता है, उसके जिले बतापी नामक स्थान पर थी। प्राचीन नगर, आधुनिक नाम अभी बदामी नाम है। बतापी को अभी आधुनिक नाम क्या है? बदामी। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। इसलिए कहा था बतापी का चालुक्य। बतापी का चालुक्य, सीधा इस तरह से याद रखिएगा तो याद रहेगा। चालुक्यों की राजधानी बतापी थी जो कर्नाटक के बीजापुर में पड़ता है, बीजापुर जिले के आसपास। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 34 में कहा जा रहा है कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किसमें हुआ है? कवि कालिदास का उल्लेख किस स्तंभ लेख या किस लेख में हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, एहोल के उत्कीर्ण लेख में, अल्पादुदान लेख में या हनुम कोंडा उत्कीर्ण लेख में? तो ऑप्शन नंबर बी, एहोल के उत्कीर्ण लेख में कवि कालिदास का वर्णन मिलता है। और एहोल प्रशस्ति लेख है जो बदामी के चालुक्य पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा, इतिहासकार पुलकेशिन द्वितीय के इतिहास जानने के लिए इसको एक सशक्त माध्यम माना जाता है, एहोल प्रशस्ति लेख को। तो उसी में कवि कालिदास के बारे में वर्णन किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 35। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख हुआ है। संस्कृत के कवि और नाटककार कालिदास का उल्लेख एहोल के पुलकेशिन द्वितीय के एहोल अभिलेख में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 36 में कहा जा रहा है प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में प्रायः यवन प्रिय शब्द धोतक था। तो यवन प्रिय शब्द किसका धोतक था? तो यवन प्रिय शब्द था जो किसका धोतक है? एक प्रकार के उत्कृष्ट भारतीय मलमल का? नहीं। हाथी दांत का? नहीं। और नृत्य के लिए यवन राज सभा में भेजी जाने वाली नर्तकियों का? यह भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। काली मिर्च के लिए यवन प्रिय कहा जाता था। ऐसा माना जाता है कि भारतीय काली मिर्च विश्व में काफी प्रसिद्ध था और जो काली मिर्च था यूनानियों और रोमन वासियों को बहुत प्रिय थी।
भारतीय काली मिर्च। इसलिए प्राचीन संस्कृति ग्रंथ में इसे यवन प्रिय कहते हैं, यवन प्रिय कहते हैं। और इसकी यूनान एवं रोम में बहुत अधिक मांग थी, इसी कारण काली मिर्च को यवन प्रिय कहा था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। काली मिर्च का मतलब क्या हुआ? गोलकी हम लोग कहते हैं काली मिर्च को, उसी को काली मिर्च कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 35। तोल्काप्पियम ग्राम ग्रंथ संबंधित है। तो तोल्काप्पियम ग्रंथ क्या है, सो हमसे पूछा जा रहा है। तोल्काप्पियम ग्रंथ क्या है? प्रशासन से है, विधि से है, व्याकरण और काव्य से है, या उपरोक्त में से सभी से है? तोल्काप्पियम ग्रंथ है व्याकरण एवं काव्य से है तोल्काप्पियम ग्रंथ। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। तोल्काप्पियम ग्रंथ संबंधित है व्याकरण और काव्य से। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 38 में। संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक ग्रंथ है। तो संगम साहित्य में तोल्काप्पियम एक क्या है? ग्रंथ है। कैसा ग्रंथ है तोल्काप्पियम? तमिल कविताओं का, तमिल व्याकरणों का? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। तोल्काप्पियम ग्रंथ है जो संगम साहित्य में तमिल व्याकरण का ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण का है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 39 में शिल्पाधिकारम का लेखक था। शिल्पाधिकारम का लेखक कौन था? इलग्गो, परनर, करिकाल या विष्णु स्वामी? तो शिल्पाधिकारम का लेखक इलग्गो था। शिल्पाधिकारम के लेखक कौन है? इलग्गो। इलग्गो शिल्पाधिकारम के लेखक है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, मैच है 40 नंबर प्रश्न में। कोट 1 को कोट 2 से मिलान कीजिए, थोड़ा बड़ा कर लो। इसमें कह रहा है तिरुकुर्रल। तिरुकुर्रल क्या है? फिर कह रहा है तोल्काप्पियम, शिल्पाधिकारम और मणिमेकलय। तो इधर में है प्रेम कथा, दर्शन, वणिक कथा और या व्याकरण। तो यदि हम इसको मिलान करें तो अभी हमने पढ़ा तोल्काप्पियम क्या है? एक व्याकरण है। बी का 4, बी का 4 किस में है? बी का 4 केवल और केवल डी में है। इस प्रकार ऑप्शन नंबर एक ही से मुझे प्राप्त हो गया। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। यदि फिर सबको मैच करके देख लें, तोल्काप्पियम व्याकरण में है और तिरुकुर्रल क्या है? तो तिरुकुल्लर है जो वणिक कथा है। नहीं नहीं, तिरुकुल्लर प्रेम कथा दर्शन है। तिरुकुल्लर क्या है? दर्शन है, सॉरी। तिरुकुल्लर दर्शन है, तिरुकुल्लर दर्शन है। तोल्काप्पियम व्याकरण है। शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम एक प्रेम कथा है और मणिमेकलाई एक वणिक कथा है, वणिक कथा है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 41 की ओर। 41 में ईसा की प्रारंभिक शताब्दियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ईसा की प्रारंभिक शताब्दी में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? मदुरई से, ताम्रलिपि से, तोंडी से या अरिकामेंडू से? कहाँ से प्राप्त होती है? तो क्या चीज प्राप्त होती है? भारत और रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना हमसे पूछ रहा है। भारत और व्यापार, रोम के बीच जो व्यापार होता था उसकी सूचना कहाँ से मुझे मिलती है? तो ऑप्शन नंबर डी अरिकामेंडू से मिलती है। अरिकामेंडू से पूर्वी तट पर पाडुचेरी में स्थित यह एक बंदरगाह है। अरिकामेंडू कोरोमंडल तट पर स्थित है और इसे पेरिप्लस ऑफ इरिथ्रियन सी में पोडुक्के के नाम से जाना जाता है। पोडुक्के यानी पुडुचेरी के किनारे अरिकामेंडू का नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 42। 42 में कह रहा है निम्नलिखित में से बंदरगाह कौन सा बंदरगाह है जो पेडुक्के नाम से, पेडुक्के नाम से भी दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को ज्ञात था? पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी के लेखक को पेडुक्के नामक बंदरगाह कौन था जो उसका पुडुक्के नाम भी दिया था उन्होंने? तो ऑप्शन नंबर ए में कह रहा अरिकामेंडू, बी में ताम्रलिप्त और कोरके या बारवेरियम। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। अरिकामेंडू को जो पेरिप्लस और इथियन सी में जो लेखक है उन्होंने अरिकामेंडू का नाम मोडुक्के नाम रखा है, मोडुक्के। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 में रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुआ है? रोमन बस्ती कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो रोमन बस्ती के बारे में कहाँ से जानकारी मिलता है? कालीबंगा से, अरिकामेंडू से, रंगपुर में या सतारा से? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। अरिकामेंडू से रोमन बस्ती प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, एम्फोरा जार होता है एक प्रकार का। तो एम्फोरा जार वैसा जार जिसका मुंह लंबा और दोनों तरफ
हत्थेदार जार होता है। हाथ दोनों तरफ पकड़ने वाला हत्थेदार होता है, जो हाथ से पकड़ने वाला हो ऐसा जार होता है, उसका मुंह ऊपर में लंबा होता है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा, एम्फोरा जार। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 45। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ है? किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं है? कदम का, चेर का, चोल का या पांड्य का? तो संगम साहित्य में चेर, चोल, पांड्य मिलाकर ये संगम साहित्य बनता है, जबकि कदम का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है। कदम शासक का संगम साहित्य में उल्लेख नहीं मिलता है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 46 में निम्नलिखित में से कौन सा एक तमिल देश के संगम युग का राजवंश नहीं था? तो संगम युग का राजवंश कौन था? चेर, चोल और पांड्य। कौन नहीं था? पल्लव नहीं था। इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, पल्लव नहीं था। पल्लव नहीं था, ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 47 में कहा जा रहा है धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल किस भाषा में है? ग्रीक में, तमिल में, तेलुगु में या पाली में? कुरल किस भाषा में लिखा हुआ है? धार्मिक कविताएं हैं। तो ऑप्शन नंबर कुरल है, जो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। तमिल भाषा में लिखे हुए कुरल, कुरल कविताएं लिखी हुई है किस भाषा में? तमिल भाषा में। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर देखिए कुरल के बारे में है, कहा गया है 47 प्रश्न में ही तमिल भाषा में लिखा हुआ है कुरल। कुरल है जो तमिल साहित्य का बाइबल माना जाता है, या लघु वेद भी कहते हैं कुरल को, और इसे मुप्पाल भी कहा जाता है। कुरल का एक अन्य नाम क्या है? मुप्पाल। इसकी रचना सुप्रसिद्ध कवि तिरुवल्लुवर ने की थी। किसने? तिरुवल्लुवर ने इसकी रचना की थी। इस ये इसलिए तमिल साहित्य का बाइबल कहा जाता है कुरल को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 48 में तमिल ग्रंथों में किसे लघु वेद की संज्ञा दी गई है? अभी जस्ट हमने बताया कि उसे लघु वेद भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही है, कुरल को लघु वेद की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन तमिल रामायण या रामावतारण का लेखक था? तमिल रामायण और रामावतारण का लेखक कौन था? तो चार ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा, कंबन। कंबल है जो तमिल रामायण और रामावतारण के लेखक है, और 12वीं शताब्दी में तमिल रामायण और रामावतारण की रचना तमिल भाषा में कंबन ने किया था। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 50 की ओर। 50 में दो कथन दिए हुए हैं, इसमें से कौन सा सही है वो चुनना है। तमिल क्षेत्र के सिद्ध एकेश्वरवादी थे। तमिल क्षेत्र के सिद्ध जो थे, सितर थे, एकेश्वरवादी थे तथा मूर्ति पूजा की निंदा करते थे। तो ये बिल्कुल सही है। कन्नड़ क्षेत्र के लिंगायत पुनर्जन्म के सिद्धांत पर प्रश्न चिन्ह लगाते थे तथा जाति अधिक्रम की को अस्वीकार करते थे। तो ये भी सही है। एक और दो दोनों सही है। इस प्रकार ऑप्शन सी मेरा सही आंसर होगा। एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 1 और 2 में कह रहा है गुप्त, चंदेल, चालुक्य और पल्लव। तो गुप्त फर्स्ट, गुप्त शासक कहाँ का है? तो उसकी राजधानी देवगढ़, राजधानी नहीं गुप्त था, जो देवगढ़ से संबंधित था। ठीक है। उसके बाद चंदेल, चंदेल जो है कहाँ के? चंदेल खजुराहो से संबंधित है। चालुक्य बादामी से, और पल्लव पन्नमैल पन्नमलय से। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर 4-3-2-1, 4-3-1-2 आंसर होगा। 4-3-1-2 ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। फिर से एक बार पढ़ते हैं, गुप्त देवगढ़ से, चंदेल खजुराहो से, चालुक्य बादामी से और पल्लव पन्नमैले से। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 52 में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा, मन्नी ग्रामम व्यापारियों का एक निगम था प्राचीन भारत में। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 53, दक्षिण भारत का प्रसिद्ध तक्कोलम का युद्ध हुआ था। दक्षिण भारत में जो तक्कोलम का युद्ध हुआ था वो किसके किसके बीच हुआ था, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो तक्कोलम का युद्ध हुआ था दक्षिण भारत में, वो चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य हुआ था। और चोल शासक प्रातम प्रथम के अंतिम दिनों में राष्ट्रकूट शासक कृष्ण ठड ने पश्चिम गंगा की सहायता से
पश्चिम गंगों की सहायता से तक्कोलम के युद्ध में चोलों को परास्त किया था। तो राष्ट्रकूट शासकों ने चोलों को परास्त किया था और तंजावुर पर अधिकार कर लिया। और कृष्णठर ने इस उपलक्ष्य में तंजयु कोंड की उपाधि धारण की थी। कौन? तंजयु कोंड की उपाधि धारण की थी। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। चोल और राष्ट्रकूटों के मध्य यह लड़ाई हुआ था तक्कोलम का युद्ध। तक्कोलम का युद्ध, चोल शासक प्रातंग प्रथम थे और राष्ट्रकूट शासक कृष्णठर थे। ये भी प्रश्न बन सकता है। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 54 में। 54 में कहा चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? चोल साम्राज्य को अंततः किसने समाप्त किया? महमूद गजनबी ने, बख्तियार खिलजी ने, मोहम्मद गौरी ने या मलिक काफूर ने? चोल साम्राज्य को समाप्त करने वाला ऑप्शन नंबर डी मलिक काफूर था। मलिक काफूर, अलाउद्दीन खिलजी के सेना नायक मलिक काफूर ने अपने दक्षिण विजय के दौरान समाप्त कर दिया था चोल शासक को। और इस विवरण में अमीर खुसरो की प्रसिद्ध कृति खजवाइन उल फुतूह में से यह प्राप्त होता है कि मलिक काफूर ने चोल साम्राज्य को समाप्त कर दिया था। ऑप्शन नंबर डी का सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 55। 55 में कह रहा संगम युग में उरयूर किसके लिए विख्यात था? संगम युग में जो उरयूर था किसके लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था, या आंतरिक व्यापार का? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र था उरयूर। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। 56 में पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? तो पांड्य राज्य की जीवन रेखा कौन सी नदी थी? गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्रा या बेंगी? पांड्य राज्य की जीवन रेखा बेंगी था। ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर है। बेंगी नदी पांड्य राज्य की जीवन रेखा था। और पांड्य राज्य की ऐसे राजधानी भी कहाँ थी? बेंगी ही होती है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 57 में। 57 में कहा निम्नलिखित में से कौन से संगम पतन पश्चिम तट पर स्थित थे? निम्नलिखित कोट का सही उत्तर दीजिए। कोरकै, पुहार, तोंडी, मुसरी कौन था? तो इसमें से किसमें पश्चिम तट पर स्थित था? संगम का साहित्य में पश्चिम तट पर स्थित पतन यानी बंदरगाह कौन कौन था? तो पश्चिम तट पर आपको तोंडी मिलेगा और मुसरी मिलेगा। 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। तोंडी और मुसरी पश्चिमी तट पर था स्थित। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं 58 में। 58 में कहा जा रहा संगम कालीन साहित्य में कौन 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 को एवं मनन किसके लिए प्रमुख होते थे? कहने का मतलब है संगम साहित्य में एक कौन शब्द है वो और मनन शब्द किसके लिए प्रयुक्त किए जाते थे? प्रधानमंत्री के लिए, राजस्व मंत्री के लिए, सेना अधिकारी के लिए या राजा के लिए? तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। राजा के लिए संगम कालीन साहित्य में कौन एवं मनन शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 59 की ओर। 59 में कहा तृतीय संगम हुआ था। तृतीय संगम कहाँ हुआ था? अरिकामेडू में, ईरान कुल्लम में, मदुरई में या तुकोरिन में? तो तृतीय संगम, ये देखिए संगम 3 संगम हुआ था। तीनों का हम अभी वर्णन कर देते हैं। प्रथम संगम का स्थान था मदुरई में। इसकी अध्यक्षता अगस्त मुनि ने किया था, ऋषि अगस्त मुनि ने। और द्वितीय संगम इसका स्थान कहाँ था? कपाटपुरम में, द्वितीय संगम का। और इसकी अध्यक्षता भी अगस्त ऋषि ने किया था। जबकि तृतीय संगम हुआ था मदुरई में और इसकी अध्यक्षता नक्कीरर ने किया था। यानी प्रथम और तृतीय संगम मदुरई में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, मदुरई। और प्रथम का अगस्त ऋषि ने अध्यक्षता किया था, जबकि तृतीय का नक्कीरर ने अध्यक्षता किया था, तृतीय संगम का। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 60 की ओर। प्रश्न नंबर 60 में किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने दक्षिण भारत का आर्यकरण किया, जिन्हें आर्य बनाया? तो कौन से वो ऋषि थे? विश्वामित्र थे, अगस्त थे, वशिष्ठ थे या सांभर थे? तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही होगा। अगस्त ऋषि वो थे जो जो दक्षिण भारत को आर्यकरण किया था, उन्हीं को यह श्रेय जाता है। जबकि अगस्त ऋषि का जन्म उत्तर प्रदेश के काशी में हुआ था। वो देवताओं के अनुरोध में उन्होंने काशी छोड़कर दक्षिण की यात्रा की और बाद में वहीं पर बस गए।
तमिल साहित्य के जनक के रूप में भी जाना जाता है अगस्त ऋषि को। तमिल साहित्य का जनक कौन है? तो अगस्त ऋषि है तमिल साहित्य का जनक। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 61 में। 61 में है मैच करना। एक तरफ चोल, उसके बाद उसकी राजधानी है, एक तरफ राज्य है, वंश है, एक तरफ उसकी राजधानी है। तो देखिए चालुक्य वंश, चालुक्य वंश की राजधानी कहाँ थी? बदामी। बदामी के चालुक्य, आपको पता है चालुक्य वंश की राजधानी बदामी हो गया। पल्लव वंश की राजधानी कहाँ थी? तो पल्लव वंश की राजधानी कांचीपुरम। हर्ष की राजधानी कहाँ थी? कन्नौज। और पांड्य की राजधानी मदुरई। तो इस प्रकार ऑप्शन मेरा क्या होगा? 3-4-2-1। 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर ए ही में नजर आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 62 में। निम्नलिखित जोड़ी में से 6वीं और 12वीं शताब्दी तक दक्षिण भारत का राज्य एवं उसकी राजधानी सुमेलित नहीं है। कौन सा राज्य और राजधानी उसमें सुमेलित नहीं है, ये मैच करना है। पल्लव कांचीपुरम सही है, पांड मदुरै सही है, पांड मदुरै सही है, चेर पुडुचेरी सही है, चोल तंजौर नहीं। इसमें ऑप्शन क्या गलत होगा? ऑप्शन चेर पांडुचेरी नहीं है, चेर ये गलत होगा और सी गलत है। पल्लव कांचीपुरम, पांड मदुरै, चोल तंजौर और होयसल द्वार समुद्र, ये सब सही है और काफी इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है। इससे एक ना एक प्रश्न पूछे जाते हैं। होयसल की राजधानी कहाँ है? द्वार समुद्र। चोल की राजधानी तंजौर, पांड्य की राजधानी मदुरै और पल्लव की राजधानी कांचीपुरम। तो हमसे पूछा है कौन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर सी मतलब सही नहीं है। चेर की राजधानी जो ये दिया हुआ है ये गलत है। चेर की राजधानी मालवा और कोचिन के बीच त्रावणकोर के पास पड़ता था और इसकी राजधानी वांची या वांजी हुआ करता था। चेर की राजधानी कौन था? वांजी या वांची। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न 63 में कहा जा रहा है निम्न में से किस चीनी यात्री ने चालुक्यों के शासनकाल में चीन तथा भारत के संबंधों का विवरण किया है? कौन चीनी यात्री है? तो फाहियान था, हेनसांग था, इत्सिंग था या मत्यवालिन था। तो ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर होगा। मत्यवालिन था। मत्यवालिन चीनी यात्री था जो भारत और चीन के संबंधों के बारे में विवरण दिया है। मत्यवालिन, ऑप्शन नंबर डी मेरा सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 64 में कहा जा रहा है किस राजवंश ने उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? कौन सा राजवंश था जो उत्तर भारत पर शासन नहीं किया था? तो उत्तर भारत पर शासन करने वाला राजवंश कौन था? नहीं था तो चालुक्य नहीं था। ये सभी किए थे उत्तर भारत पर शासन, लेकिन चालुक्य वंश था, चालुक्य राजवंश था जो उत्तर भारत पर शासन नहीं किए थे। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 65 में कहा जा रहा कदम राजाओं की राजधानी थी। कदम राजाओं की राजधानी कहाँ थी? तंजौर, वनवासी, कांची या बदामी। कदम राजाओं की राजधानी वनवासी थी। वनवासी कदम राजाओं की राजधानी थी। कहाँ थी? वनवासी। और कदम राजा को पुलकेशिन टू ने अपने राज्य में मिला लिया था, हरा करके पुलकेशिन टू ने मिला दिया था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आंसर होगा? बी सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, प्रश्न नंबर 66 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? 4 ऑप्शन है, काकीनाडा, मेट्टुमल्ली, मछलीपत्तनम, नेरुल। तो ऑप्शन नंबर इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी मेट्टुपल्ली। मेट्टुपल्ली है काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था मेट्टुपल्ली। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 67 क्वेश्चन नंबर 67 में कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत के किस वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत 26 रोम राज्य में एक 26 ईस्वी में एक दूत भेजा था, वो हमसे पूछ रहा है। कौन था जो पांड्य वंश के राजा ने रोम राज्य में एक दूत भेजा था 26 ईस्वी में, ईसा पूर्व में भेजा था? वो कौन सा राज था? तो चोल था, चेर था, पांड्य था या चालुक्य था? तो दक्षिण भारत का कौन सा हुआ राजवंश था जिसने रोम में एक दूत भेजा था 26 ईसा पूर्व में? तो वो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही होगा। पांड्य शासक था, पांड्य वंश का राजा था। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 68 में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। तो मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही आंसर होगा। मीनाक्षी मंदिर में स्थित है मदुरई में। और मीनाक्षी मंदिर को बनाने वाला मदुरई क्या है? तो पांड्यों की राजधानी है मदुरई। मदुरई पांड्यों की राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न
69 मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मदुरई में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी मेरा सही आंसर होगा, मीनाक्षी मंदिर मदुरई में। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, प्रश्न नंबर 17 की ओर। 17 में कहा जा रहा है, सुमेलित कीजिए। ये इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा दोस्तों। यदि आप लोग को इस वीडियो से कुछ भी सीखने के लिए मिला हो, अच्छा लगता हो पढ़ने में, इस वीडियो को, मेरे बताए हुए वीडियो से अच्छा लगता हो, समझ में आता हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों के बीच में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं लास्ट प्रश्न को। मीनाक्षी मंदिर ए में है तिरुमाल आंध्र प्रदेश में। वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? मदुरई बाली में। विश्वनाथ में। कह रहा मीनाक्षी मंदिर तिरुमाल में है, नहीं, मीनाक्षी मंदिर है मदुरई में। मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। अब वेंकटेश्वर मंदिर कहाँ है? तिरुमाल में स्थित है। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में स्थित है। ठीक है, आगे और इसका दो मिलान है। फिर कह रहा महाकाल मंदिर। महाकाल मंदिर उज्जैन में स्थित है और बेलूर मठ हावड़ा पश्चिम बंगाल में स्थित है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर होगा। 2 का 1, 1 का 2 और 3 का 4, 4 का 3। ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। एक बार फिर पढ़ दे कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ है? मदुरई में स्थित है, जो बालाजी विश्वनाथ का मंदिर है। मीनाक्षी मंदिर बालाजी विश्वनाथ का मंदिर है मदुरई में। वेंकटेश्वर मंदिर तिरुमाल में आंध्र प्रदेश में। और महाकाल मंदिर उज्जैन में शिव मंदिर है। और बेलूर मठ कोलकाता हावड़ा में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी मेरा सही आंसर है। इसके साथ ही इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। यदि आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों को ग्रुप में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।